नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। आपके साथ मैं हूं किरण। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा। और आपको बता दें, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर यह संसद में चर्चा और लोकसभा में पीएम मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और ऐसे में राज्यसभा में कल होगी वंदे मातरम पर चर्चा, जिसे गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शुरू करेंगे। और ये देखिए, वंदे मातरम को लेकर के किस तरह से 150 साल उसके पूरे होने पर अब ये एक राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय। और ऐसे में संसद के पटल पर भी इसको लेकर के चर्चा होगी। 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। ये गीत जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के दशक में लिखा था और बाद में अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा रहा है, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस गीत से जुड़े कई अनसुने और नए तथ्य सामने रखे हैं। और ऐसे में देखिए, जो कांग्रेस के कुछ ऐतिहासिक फैसलों पर सवाल उठाते हैं, इसी को लेकर के संसद में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। 10 घंटे का समय रखा गया है। लेकिन इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए, इसे न सिर्फ एक तरह से गीत बता रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, एक बड़ा प्रतीक है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, और अब इसे पेश करना चाहिए। और ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला जो है वो किया है, क्योंकि कई सारे ऐसे शब्द थे जिसे हटा दिया कांग्रेस ने उस वक्त में, जब 1937 में इसको लेकर के मुस्लिम लीग की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया था। अब उसी को लेकर के कांग्रेस पर हमला जो है वो किया जा रहा है। गीत के केवल 2 छंदों को अपनाने का फैसला रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर हुआ था, ये कांग्रेस का कहना है, ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। इस बहस से संसद में राजनीतिक टकराव अब तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने आज के इस खास शो में। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, संसद के पटल पर आज ये एक अहम बहस जो है वो होगी। चर्चा की शुरुआत होगी वंदे मातरम को, क्योंकि 150 साल पूरे हुए हैं। और ऐसे में देखिए, ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि इस पर बात होनी चाहिए, बताया जाना चाहिए कि आखिरकार क्यों 1937 में इस तरह शब्दों को हटा दिया गया था, महज मुस्लिम लीग के कहने पर या उनके ऑब्जेक्शन करने पर। आनंद मठ का नाम हटाने की बात, कई सारे देवी देवताओं के नाम थे जिसको हटाने की बात कही गई थी, और कांग्रेस ने किया भी वही सिर्फ ये बताने के लिए कि हम तो सौहार्द रखना चाह रहे थे। इससे कईयों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या धार्मिक भावनाओं के आहत होने से आप इन शब्दों को हटा देंगे, अपने देवी देवताओं को आप भूल जाएंगे? ऐसे कई तरह के सवाल हैं जिस पर आज चर्चा होगी, और इसी को लेकर के हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो है वो यहां पर जुड़ा है, एक बड़ा पैनल जुड़ा है, उनके तरफ हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले राम कुमार पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मेहमान भी कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले राम कुमार पाल जी, आपका रुख करते हुए इस बात को समझना हम चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। उनका यह कहना, इतने पुराने गीत पर आखिरकार अब चर्चा क्यों हो रही है, जो शब्द हटाए गए उस पर अब चर्चा क्यों हो रही है। वहीं टीएमसी इसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रही कि चर्चा होनी चाहिए। चलिए, तो उनके पास हम वापस लौटेंगे, हम जाएंगे अपने बाकी मेहमानों के पास में। लेकिन सबके बीच में आपको यह बता दें कि देखिए, आज संसद के पटल पर इसको लेकर के चर्चा होगी, एक महाबहस होगी। और ऐसे में जहां एक तरफ सरकार इस पर चर्चा के लिए पूरी तैयारी कर चुकी, लेकिन वहीं देखा जाए तो महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन जो है वो इसमें अलग अलग धरों में बटा हुआ है। जहां टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी कह रही है, समर्थन कर रही है कि होनी चाहिए चर्चा, राष्ट्रगीत को लेकर के होना चाहिए यहां पर जो शब्द हटाए गए हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस इस पर चर्चा नहीं चाहती। उनका यह कहना कि आखिरकार इतने पुरानी बातों को क्यों यहां पर लाया जा रहा है, क्यों वंदे मातरम गीत इस तरह से संसद के पटल पर जो है चर्चा के लिए रखे जा रहे हैं, बहस के लिए रखे जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि एसआईआर और बाकी राष्ट्रीय मुद्दों से जो है भटकाने के लिए ये वंदे मातरम 150 साल पूरे वाली बात जो है लेकर के प्रधानमंत्री आ गए हैं। और यही वजह है कि वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय
विवादों यानी कि बातों से, मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक तरह से कोशिश है। हम रामपाल जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राम कुमार जी का माफ कीजिएगा, राम कुमार पाल जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो कांग्रेस का ये कहना कि राष्ट्र के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये चर्चा जो है वो की जा रही है। नमस्कार मेरे चैनल के सभी श्रोताओं को और आपको। जी देखिए, ये सवाल भी तो यही खड़े करते हैं और उत्तर भी देने से भागते हैं, तो इस तरह से तो संविधान नहीं चलेगा ना। संविधान की बात है और 24 जनवरी 1950 को संविधान में इसमें मान्यता दी गई थी। राष्ट्र की निष्ठा के लिए गान बनाया गया था और पहले ये कलकत्ता के सदन में गाया गया, फिर देश ने इसको अपनाया। देश संविधान में इसमें कोई जाति धर्म नहीं है, लेकिन ये लोग जाति धर्म ढूंढते हैं, यही बड़ा कष्ट है और यही बड़ा नुकसान है देश के लिए। हम्म कर्म तो ढंग से करते नहीं है। आज पिछले कार्यकाल समझो, हम ज्यादा नहीं तो 2014 से 2004 से 14 और 14 से 2025 का कार्यकाल देखिए, हम्म विकास किस तरह से हो रहा है। कार्य हर हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर विषय पर नहीं होता है, हम्म किसी एक ही चीज पर नहीं होता है, पर हर क्षेत्र में, चाहे सैन्य हो, चाहे वो जिस भी तरह से आप देखना है, जहां आपकी नजर पहुंचे, हर तरह से विकास, देश की हर उन्नति। लेकिन सवाल खड़ा करना फिर उस पर जवाब नहीं पाना, तो ये तो दोनों चीजें तो नहीं होगी ना। सवाल जी भी यही लोग खड़ा करते हैं। हम्म वंदे मातरम पे सवाल किसने खड़ा किया? हम्म तो आपका ये कहना है कि 1937 में जो शब्द हटाए गए, जो जरूरत नहीं थी उसकी, जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे जमीन की, हमारे भूमि की जो एक कहते हैं कि खूबसूरती को दर्शाने वाला ये गीत था, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये बहुत गलत किया, उनको हटाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए संविधान में। संविधान के निर्माताओं ने, पूरी कमेटी ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब उसको एक्सेप्ट किया है हम्म और उसमें लिखा है कि राष्ट्र की निष्ठा के लिए ये गान है, हम्म किसी जाति धर्म के लिए नहीं है, तो इसको निष्ठा के लिए गाया जाना चाहिए, उसको सुना जाना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्शन लेना ये बहुत ही गलत कार्य है। और हर बात के लिए कोर्ट जाना, हर बात के लिए चुनाव आयोग, तो फिर ये देश चलेगा कैसे? हम्म हर साल तो चुनाव होते हैं, हर बार। इसके लिए तो देश में जरूरी वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है कि हम्म 5 साल एक अपना काम दिखाए सरकारें और उसके बाद जो जनता निर्णय ले सके, चाहे सरकार किसी की भी हो। जी हमारे साथ बार रंजन बार सिंह जी भी, जी हमारे साथ रंजन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता एलजेपी के हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंजन जी। रंजन जी, ये हम दो धड़े में बटे हुए जो है वो महागठबंधन को, इंडी गठबंधन को देख रहे हैं। ममता बनर्जी चाहती है चर्चा हो, बातचीत हो, कांग्रेस नहीं चाहती है चर्चा हो, बातचीत हो। लेकिन आज एक महाबहस, 10 घंटे के लगभग ये बहस जो है वो संसद के अंदर में, कैसे देख रहे हैं आप? किरण जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी आपको भी नमस्कार और सारे पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए किरण जी, वंदे मातरम जो शब्द है वो माँ के, जो भारत माता है उसके नमन से यह शुरुआत होता है। जो भारत माता को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं उस मिट्टी को हम नमन करते हैं। मुझे लगता है कि इसको धार्मिक चश्मे से न देखकर इसको राष्ट्रवाद के चश्मे से देखा जाना चाहिए। अगर गंगा यमुना की तहजीब में अगर ये धर्मनिरपेक्ष अगर राष्ट्र है, तो इस राष्ट्र में हर एक धर्म के लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करने का अपना अपना एक माध्यम होता है। जहां तक सनातन की बात है, जब से सृष्टि है तब से सनातन है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति करके, जिस तरीके से कुछ खास वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बिहार के चुनाव में भी इन्होंने एमवाई समीकरण के तुष्टीकरण वाला और जातीयता और सांप्रदायिकता वाले राजनीति को करते हुए वोट लेने की कोशिश किया, और जिस तरीके से मुंह की खानी इनको पड़ी। आप सबको मालूम है कि आज ये देश जो है अब आगे निकल चुका है, अब ये राष्ट्रीयता की तरफ बढ़ चुका है। ये सांप्रदायिकता और जातीयता में बंटने वाला ये देश नहीं है। ये राष्ट्रगान के माध्यम से जिस तरीके से देश को तोड़ने का, विखंड करने का कोशिश किया, आज यही देश के मिट्टी का गौरव है और खुशबू है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि एकजुटता का परिचय देते हुए अब देश ने ही इनको दरकिनार करने का फैसला ले लिया और हर जगह से लगभग ये विलुप्त होने के
कैटेगरी में है। आज तो ये चर्चा करने की स्थिति में है, कल ये चर्चा करने की स्थिति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। जी हमारे साथ यहाँ पर जी कंप्लीट करिए सर। हाँ, जिस तरीके की मानसिकता का इस्तेमाल इनके संस्कृति से लेकर आए हैं, इनका जो जन्म हुआ है कांग्रेस पार्टी का, आप देखिए ना, जिस विदेशी सोच से ये जन्मे हुए पार्टी है, ये जिस संस्कृति को लेकर ये चल रहे हैं, उस संस्कृति को भारत की जनता अब स्वीकार करने वाली नहीं है। जिस समय में ये गीतों को काट छांट के जो धार्मिक उन्माद फैलाने का कोशिश किया गया, या मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए अगर उस समय के तत्कालीन जो नेता थे आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जो ये फैसला रहा होगा, तो ये फैसला से भारत की जनता कितना खुश है, ये तो अब जनमत के रूप में दिखने लगा है। तो अब तो चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, नेता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय कौशिक जी। विजय कौशिक जी, आप लोगों को जो बदलाव कांग्रेस को करना था वो तो 1937 में ही कर दिया गया। अब जब उस पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, और यही बात देखिए सरकार का कहना है कि जो बदलाव हुआ वो जनता को जानना जरूरी है, तो फिर गलत क्या है? फिर आप लोग चर्चा के लिए क्यों नहीं हामी भर रहे हैं? देखिए, पार्टी ने इसके लिए संसद में चर्चा के लिए हमारे कुछ साथियों की ड्यूटी लगाई है, उसमें गोगोई भी शामिल हैं। तो उसमें लोकसभा में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष इस मुद्दे को लेकर रखेंगे। पहली बात, हमें न राष्ट्रगीत से कोई समस्या है, न किसी देशभक्ति के किसी भी कार्य से कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी देशभक्ति के हर कार्य में बराबर की भागीदार है और रही है। चाहे इन गीतों की बात हो, चाहे हम जनगण मन की बात कर लें, राष्ट्रीय गान की, तो ये सब कांग्रेस सरकार के समय से ही इन सब चीजों का निर्धारण हुआ था। और देश की एक भूमिका हमने इस रूप में रखी थी कि सर्वधर्म सद्भाव, क्योंकि यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, कि सब मिलकर रहे। हमने एक ऐसे देश की कामना की थी, और बीजेपी इसमें एक नहीं तो विजय जी ये चीज बताइए, सर्वधर्म संभाव, ये क्या सिर्फ एक हिंदुओं को ही मानने की जरूरत है? क्या दूसरे समुदाय के लोग इस बात को नहीं माने कि उनको जो बुरा लगे? आपने इसको हटा दिया, जो बात हिंदुओं को बुरा लगे क्या उसको आप हटा देंगे? सुनिए ना, अब देश उस दौर में आ चुका है कि जैसे 1947 में जो पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनें थी वो हिंदुओं की लाशों से भरी होती थी, और यहाँ से जो जाने वाली ट्रेनें थी वो मुसलमानों की लाशों से भरी होती थी। तो अब समय वही आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी बात ठीक है, हिंदुओं को प्रतिकार करना चाहिए, अगर उन पर जुल्म हुए हैं तो उनका बदला मुसलमानों से लेना चाहिए। भाजपा यही चाहती है। वैसा ही समय आ गया है। ये आप वो बयान दे रहे हैं, जो संजय राउत ने महाराष्ट्र में बैठ करके दिया कि जंजीज ने जो नेपाल में किया, श्रीलंका में किया, वही भारत में भी होगा। इस तरह के बयान मत दीजिए ना सर कि यही चीजें होंगी मारकाट। आप लोगों की बातों को लोग सुनते हैं। मेरा सवाल यही था, जो सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल सुनिए सर, जो सर्वधर्म संभाव की आप बात कर रहे हैं, ये मानना क्या केवल एक वर्ग के धर्म के लोगों के लिए है या सबके लिए है? और अगर सबके लिए है तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा उसको गाया गया, उसके पहले 1937 से पहले कितनी बार गा लिया गया, कितनी बार पत्रिकाओं में छप गया, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। अचानक से एक ऑब्जेक्शन हो जाता है, क्यों? फिर क्यों हटाया? क्या वो उन्होंने तो कोई हिंदू मुस्लिम देख के नहीं लिखा था ना, उन्होंने तो भारत को देख के लिखा था, उन्होंने अपने राष्ट्र को देख के लिखा था, उन्होंने अंग्रेजों के लिए, दमन के लिए लिखा था। वो मैं आ रही हूं आपके पास रंजन जी। मैं एक बात पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस और भाजपा में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि कांग्रेस हिंदुओं की सच्ची हितैषी रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारे ऊपर ये ठप्पा लगाने की कोशिश की गई कि हम मुस्लिम परस्त हैं। जबकि भाजपा, जो कि अपने आप को कहती है हम हिंदू परस्त हैं, वो मुस्लिम तुष्टीकरण को पूरी तरह से अपनाए हुए है और हिंदुओं की आंखों में धूल झोंक रही है। आज मोदी राज में हिंदू परेशान है, दुखी है, और अगर उसका बदला लेने की बात है मुसलमानों से तो आप बोले। जी ठीक है, जवाब देखिए, मैं अपनी इनका जवाब देना चाहूंगा और उदाहरण भी देना चाहूंगा कि कितने हिंदू परस्त थे कि 2013 में कानून में बदली कर दिए और वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे दी
कि जहां वो जो सरकारी जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है और उसके खिलाफ कोर्ट में भी इंसान जा नहीं सकता। जो जमीन कब्जा कर रहा है उसी के न्यायालय में बोर्ड में जाके निर्णय लेना। अभी अभी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा केरल हाई कोर्ट का, जिन्होंने जो पहली केस थी मोहम्मद 60 साल से चल रही थी, वहां पे 200 परिवारों को न्याय दिया है और उस जमीन को उनको वक्फ बोर्ड से छुड़वा कर वापस दी है। तो ये इनका उदाहरण देखिए। कानून के दायरे, संविधान की बात करते, संविधान में कोर्ट कचहरी डीएम एसडीएम ही है ना, कि वो वक्फ बोर्ड है आपके संविधान में। उदाहरण देते समय भी इनको शर्म नहीं आती है। एक पार्टी के लिए जीते हम लोग, राष्ट्र के लिए जीते। राष्ट्र प्रथम है, हमारी पार्टी बाद में।